नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पटवाल। आप लोगों का स्वागत है कहानी वाला 3M में। और आज हम सुनेंगे गुनाहों का देवता। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं ज़रा लाइब्रेरी की ओर। वो लोग आ गए हैं। ठाकुर साहब, आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और सुधा गाड़ी से बाहर उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं ना? चंदर बोला, हाँ, क्यों? उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ ना मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहेगी। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। थोड़ी ही देर बाद सुधा 4 किताबें लादे लाइब्रेरी से बाहर निकलती है। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं ये किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी और फिर बोली, आओ बैठो चंदर। चंदर वहां से जवाब देता है कि मैं घर जाऊंगा। ओहो, ये देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्लड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप करेगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्र है, ये टाइपिस्ट है। इसके घर मैं तुम्हें पहुंचा देती हूं, मुखर्जी रोड पर रहती है ये, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी तक मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है। ये रखो और चलो, आओ। चंदर जाकर गाड़ी के भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, 4 कविता की किताबें उठा लाई, समझ में भी आएंगी ये तुम्हारे? क्यों सुधा? इस पर चिढ़ते हुए सुधा बोली, नहीं नहीं, हमें क्यों समझ आएगी, तुम कहो तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पे ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहां चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर कहता है। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी की तरह हो रहा है और चाय नहीं पियोगे? बंगला आया तो सुधा ने महराजीन को चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बैठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी मां से झड़क कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहां आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रह रहा था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत भी थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी,
और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए कोशिश भी ना की थी, लेकिन जब बीए के दौरान वो सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो अब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए क्लास में भी वो सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। इतनी सारी मदद देने के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम पड़ा। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसा उसके अपने थे और सभी से न जाने उसका कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मिली थी, बहुत भोली थी। 8वीं कक्षा में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, काफी मंचली थी, तो अपनी कापी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बैठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल ही नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी मां चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास गांव में रह रही थी। अब 13 वर्ष की होने के बाद गांव वाले उसकी शादी पर जोर देने लगे थे और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना, मुंह मटकाना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं कक्षा में भर्ती करवा दिया था। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में घी कम होने पर भी महाराजन का चौका झूठा कर दिया करती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली को दांत से भी काट खाया था। चंदर से वह जरूर डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसने ये उपद्रव जारी रखा और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे ना साथ खिलाते थे और ना उसके साथ बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा भी था, समझाया भी था। और सुधा घर भर में अल्लड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह ही नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप हो गया था कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक ना था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ठीक हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ठा भाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिसाकर छेड़ नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या भाई, चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी। और शिकायतें भी भला क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था। यह चंदर ने उसे डिबेट के भाषण में पॉइंट नहीं बताए, जहां चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखीन थी, किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है
बाजार में चीजों का क्या भाव है? नौकर चोरी तो नहीं करता? पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं? चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसको मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना दुख सुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। लेकिन अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इटलाने लगता था। लोगों के सामने उसका हृदय उन्मुख था और स्नेह बाधाहीन था। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारों और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, ना खाने पर या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसको अपने पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह से पाक कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कितने बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसे खाने पीने की कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार तो सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया हो तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि यह दवा तो लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डालकर देती थी, और अगर उससे ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार। इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बैठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे, और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला नीचे रख दिया। क्यों? पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। इसमें पीऊं क्या? कहीं चाय भी तो हो। तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ही ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी क्लास फेलो है, गेसु कामजी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है, और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और जब तुम हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या होता है? तब क्या, वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, चलो पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छिल छिल कर संतरा रखने लगी। इतने में जोई वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित मन से पीने लगा। संतरे के फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट पिया तो वह चौंक कर बोली, अरे
यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय घूटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोले नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना भी आपको बुरा लगता है। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने की वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन कागजी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं हुई। अरे हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाओगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाहें नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए क्या? चिंता मत करो, तुम्हारा भी ब्याह जरूर तय कराएंगे। घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी कॉन्वेक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध पांडुलिपि में है। इसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे? चंदर कहता है, नहीं। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उनके निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा, इसको तो तुम भूल ही गए थे। पापा ने लिख कर दिया है और कहा था कि तुमको दे दूं। अच्छा, ऐसा कहकर चंदर चला गया। इसके बाद सुधा ने फिर पुकारा, सुनो, देखो एक बार में सब कुछ क्यों नहीं कह देती? चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। ये बात कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फुलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा और साथ ही साथ सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर।